तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के ऊपर इन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ क्रिएशन इसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हम इसे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी या फिर बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में इसे क्लासीफाई करते हैं। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी हम इसे वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, void contract, voidable contract, unenforceable contract एंड इलीगल एग्रीमेंट में क्लासीफाई करते हैं। तो बारी बारी से हम इसे डिस्कस करते हैं, देखते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं कि कैसे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ क्रिएशन कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया है, कैसे, किस मोड के बेसिस के ऊपर वो बना है, उस बेसिस पर इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। बात करते हैं हम सबसे पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि या तो रिटन होता है या फिर ऑरल होता है। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? या तो रिटन या फिर ऑरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से हमें पता लगता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। कैसे बनता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक बस में बैठी, मतलब मेरे को एक बस में बैठना है। बस वाला वहाँ पर रुका है स्टॉप पे और बस से मैंने पूछा कि मुझे XYZ जगह पर जाना है, तो आप कितने लेंगे? बस वाले ने बोला कि मैं 40 रुपीज़ आपसे चार्ज करूँगा अगर आपको XYZ जगह पर जाना है। और मैं सीधा ही उसके बाद बस के अंदर बैठ गई। मैंने ना हाँ बोला ना बोला, बस सीधा बैठ गई। अब ये जो मेरी कंडक्ट है, सीधा ही बस के अंदर बैठ जाना, ये क्या इंडिकेट करती है? कि मुझे ये 40 रुपीज़ चार्जेस देना, XYZ जगह पर जाने के लिए 40 रुपीज़ चार्जेस देना मंजूर है। तो मेरी ये कंडक्ट मतलब सीधा ही उसके 40 रुपीज़ बोलते ही सीधा बैठ जाना, ये क्या इंडिकेट करती है? कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है। तो यहाँ पर उस बस ड्राइवर और मेरे बीच में क्या बन जाता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से अगर आप एक शॉप पर जाते हैं और आपने उस शॉपकीपर से पूछा कि ये पैकेट कितने का है? उसने बोला 10 रुपीज़ का है और आपने सीधा 10 रुपीज़ उसको पकड़ा दिए। तो आपकी ये कंडक्ट उसे क्या शो कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है? कि आप वो पैकेट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और वो शॉपकीपर आपको वो पैकेट दे देता है। तो आपकी ये कंडक्ट से आपके बीच में और उस शॉपकीपर के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ आ गया कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो 2 एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। एक एग्जाम्पल आप भी सोचिए और नीचे कमेंट में बताइए। चलिए जल्दी करिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 तक बताया गया है। इसके बारे में ही डिस्कस किया गया है, डिफाइन किया गया है इसे। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन ब्रीफ आपको बता दूं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल unjust enrichment of one person at the loss of another। अब ये इसकी एक एग्जांपल भी बता दूं कि मतलब इसमें क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, कि एक पर्सन की एनरिचमेंट हो रही है, उसे फ़ायदा मिल रहा है और दूसरे पर्सन का नुकसान हो रहा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, ये मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। जैसे किसी का पर्स गिर गया और मुझे मिल गया,
अब मेरी ड्यूटी क्या बनती है कि मैं उस पर्स को उठाऊं और या तो वो जिसका भी पर्स है उस तक पहुंचाऊं और या फिर पुलिस स्टेशन तक एटलीस्ट उस पर्स को पहुंचा दूं। ठीक है जी। तो ये मेरी अपने आप ही ड्यूटी बन गई, एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मेरे बीच में बन गया, मेरे और उस जिसका भी वो पर्स था उसके बीच में बन गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया बिना कोई भी एग्रीमेंट के। तो बेसिकली क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है और उसकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट नहीं होता, बस लीगल ऑब्लिगेशन होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी है। आई होप आपको समझ आ गया। बाकी इन डिटेल जब भी इसकी वीडियो आएगी तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम आगे आगे धीरे धीरे चल ही रहे हैं। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आएगी ही आगे हमारी। अगर आप इस वीडियो को भी काफ़ी लेट देख रहे हैं तो उस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो का लिंक भी आपको मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ में मिल ही जाएगा। प्लेलिस्ट में देखिएगा, मेरे चैनल में जाके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो देख सकते हैं। और हो सकेगा तो मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर दोनों ही जगह पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो भी डाल दूँगी, लिंक में भी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पे कि कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी या बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। बात करते हैं हम सबसे पहले यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर जो भी काम के बारे में बात करी गई है उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ एक ही पार्टी करती है। ठीक है, जहाँ पर एक ही पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करती है। ठीक है, तो इसके आप एग्जांपल खुद सोचिए और मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल बता भी देती हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी कोई चीज़ गुम गई है, मे बी मेरा कोई पर्स गुम गया है, तो मैंने न्यूज़पेपर में डाल दिया कि मेरे पर्स में ये चीज़ थी और कोई भी अगर उसे ढूंढता है तो उसे मैं इतने रुपए का इनाम दूंगी, अवार्ड दूंगी। सो प्लीज़ फाइंड इट एंड रिटर्न इट टू मी ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन वगैरह ऐसी कोई भी एडवर्टीज़मेंट में डाल दूँ न्यूज़पेपर में। और कोई भी पर्सन अगर मेरे उस पर्स को ढूंढता है तो बेसिकली उसको जो भी पर्सन ढूंढेगा, परफॉर्म तो उस फंक्शन को वही कर रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट को तो वही परफॉर्म कर रहा है। मुझे तो कुछ नहीं परफॉर्म करना, मुझे तो बेसिकली उसे कंसिडरेशन देनी है। उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म एक ही पार्टी कर रही है तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं आगे बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाय का मतलब ही क्या है, दो। सो यानी कि दोनों ही साइड से इस कॉन्ट्रैक्ट की जब परफॉर्मेंस हो तो उसे हम बोलेंगे बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे तो आपको बहुत सारे बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, जहां पर परफॉर्मेंस दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से होती है। आप इसकी कोई भी एग्जांपल इजीली ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह कुछ भी ऐसी एग्जांपल भी हो सकती है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। ठीक है, सो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, एक ऐसा कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे कि परफॉर्म किया जाता है, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। सो अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज परफॉर्म्ड इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये 6 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल है या नहीं है, उसके बेसिस पर उसे किस चीज़ में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास वॉइड एग्रीमेंट। सबसे पहले हम बात करें एनफोर्सिएबल है या नहीं है, इसका मतलब क्या है। एनफोर्सिएबल है या नहीं है इसका मतलब मैं आपको लास्ट 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो बेसिकली इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या हमारे पास किसी चीज़ की लीगल रिमेडी है या नहीं है।
कि यदि ऐसी चीज़ नहीं भी हुई तो क्या हम उस बंदे पर या बंदी पर केस कर सकते हैं? क्या हमारे को उसका कोई कुछ मिलेगा केस करके? सो दैट थिंग इज इन्फोर्सिबिलिटी। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी उस चीज़ की है या नहीं है, लॉ उसे इन्फोर्स करता है या नहीं करता है। ठीक है जी। सो इस बेसिस पर हमारे पास सबसे पहले आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब कि जो है ही वॉइड यार, जो कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। आपको मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं नीचे आई बटन पे, और सॉरी ऊपर आई बटन पे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक कर दूँगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। सो व्हाट इज़ वॉइड एग्रीमेंट? जो कि इन्फोर्सिबल नहीं है, लॉ उसे इन्फोर्स नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। बेसिकली वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होता है? जिसमें एग्रीमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, वो क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट होता है। मतलब कि आप लोगों को अब ये इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियोस में। उनका लिंक बार बार बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे होगा, प्लीज़ जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो इसेंशियल एलिमेंट्स आपको पता लग जाएंगे कौन से हैं, और भी बहुत सारी ज़रूरी पॉइंट्स हैं वहाँ पर। सो डेफिनेटली आपको वो वाली वीडियोज़ पहले देखनी चाहिए, उसके बाद ही ये थर्ड सीरीज़ पे आना चाहिए, थर्ड क्लास पे आना चाहिए ये वाले। तो लास्ट लेक्चर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक एग्रीमेंट में जब ये इसेंशियल एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, सो जब इस कॉन्ट्रैक्ट में से यही इसेंशियल एलिमेंट्स को माइनस कर दिया जाए तो वो जो एग्रीमेंट रह जाता है वो एक वॉइड एग्रीमेंट रह जाता है। ठीक है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकता। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। जैसे कि वॉइड एग्रीमेंट की एग्जांपल, कोई भी पर्सन ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, तुम सी को मार दो, मर्डर कर दो सी का। ठीक है, सी इज़ टू बी मर्डर्ड इन दिस एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि इसमें वो इसेंशियल एलिमेंट्स नहीं हैं जो कि इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो आप अब पिछली वीडियो में जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो हमने आगे पढ़ा कि एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस के ऊपर एक वॉइड एग्रीमेंट होता है, नेक्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिस एग्रीमेंट में सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसे हम बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है जी। सो आई होप आपको पता लगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्या होता है जी? एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में उसके इसेंशियल एलिमेंट्स जो कि उसे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं वो हैं, इसलिए वो एग्रीमेंट क्या बन गया है? एक कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल बाय लॉ भी है। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट तो एनफोर्सिएबल नहीं है, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी तोड़ता है तो हमारे पास लीगल रिमेडीज़ भी होती हैं। हम केस कर सकते हैं, अगर कोई तोड़ता है हमारा कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को, हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं और हमें रिमेडी मिलेगी। रिमेडी क्या है? हमें उसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा कोर्ट की तरफ से। कोर्ट उसको पर्सन को, दूसरे पर्सन को सज़ा देगा या फिर उससे थोड़े बहुत पैसे हमारे निकलवा के देगा, वॉट एवर मे बी द रिमेडी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज हमारे पास आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड नंबर पर क्या है इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस के ऊपर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अच्छा,
आप अब यहाँ पर कंफ्यूज होगे और बोलोगे कि मैम वॉइड एग्रीमेंट तो हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे हो सकता है? या तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया है तो वो वॉइड कैसे हो गया? अब वो वॉइड कैसे हो गया? ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बेटा? कैसे हो सकता है? एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तब होता है जब वो फॉर्मेशन के टाइम पर, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। नॉर्मली एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैसे ही वो भी एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में बदला गया, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन जिन दो पार्टीज के बीच में जिन दो पार्टीज के बीच में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना, उन दो पार्टीज में से एक पर्सन की, एक पार्टी की डेथ हो गई है। ठीक है, अब एक पार्टी की तो डेथ हो गई है, जो रिमेनिंग एक पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म कर सकती है अकेली? तो यहाँ पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इसका दूसरा पार्टनर ही नहीं है जिसके साथ इसको कॉन्ट्रैक्ट करना था, उसकी ही डेथ हो गई है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया। अब हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था एक टाइम पे, ठीक था ना? लेकिन हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता। हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे कि एवरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वंस, कि एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है ये जरूरी तो नहीं है। इतनी सी तो बात है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसके बेसिस पर आता है हमारे पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो इसेंशियल एलिमेंट्स जब हमने कॉन्ट्रैक्ट के पढ़े थे, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, बता दूंगी आप लोगों को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आई बटन पे दे दूंगी। आप लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ, चेक कर लीजिएगा। तो अगर अभी तक भी आप नहीं गए सो प्लीज़ गो टू द दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। ओके, सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? उस इसेंशियल एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब दो पार्टीज के बीच में फ्री कॉन्सेंट है। फ्री कॉन्सेंट होना मतलब कि दोनों पार्टीज ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, किसी के ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना लिया गया कि जिसमें दोनों पार्टीज में से एक पार्टी की फ्री कॉन्सेंट नहीं थी, एक को ज़बरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है, तो वो जो सफरिंग पार्टी है, वो जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसे ज़बरदस्ती लाया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। कौन सी ऑप्शंस होती हैं? या तो वो बोल दे कि उसका फ्री कॉन्सेंट नहीं है और केस कर दे, ठीक है, और या फिर वो चुप रहे और उस कॉन्ट्रैक्ट को एज सच निभाए। ठीक है, तो अगर तो वो एज सच निभाती है, चुप रहती है एग्रीव्ड पार्टी, तो फिर वो जो उसका एग्रीमेंट था, फ्री कॉन्सेंट मतलब जो उसका एग्रीमेंट था, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। यदि वो केस कर देती है तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो कि एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो कोई चीज़ लॉ की तरफ से एनफोर्स क्यों नहीं कराई जा सकती? ऑफ कोर्स उसमें कोई ना कोई लीगल डिफेक्ट होगा। सो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, जिसमें कि लीगल डिफेक्ट है, इसके कारण वो एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है, उसे हम डाल देते हैं अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। और लास्ट आता है हमारे पास इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट कौन सा है? जो लीगल नहीं है। लीगल नहीं है, एग्रीमेंट बनाया गया है और उसे परफॉर्म किया गया है, और अगर आप उसे परफॉर्म भी करते हैं तो उसकी आपको पनिशमेंट भी मिलती है, यानी कि ये वॉइड तो है ही है। ठीक है,
लेकिन वॉइड होने के साथ साथ अगर आप इसे परफॉर्म करते हैं तो इसकी आपको पनिशमेंट भी मिलती है। सो सच एन एग्रीमेंट इज़ नॉन एज इलीगल एग्रीमेंट। क्योंकि इसे हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लगाया आगे, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। जब कोई भी चीज़ इलीगल हो रही है, इलीगल ऑब्जेक्ट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, या फिर उसकी कंसिडरेशन इलीगल है, तो फिर वो जो एग्रीमेंट है वो एक कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। सो दैट इज़ ऑलरेडी इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है, इसको ऑलरेडी मैं डिटेल में पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ अपने 2 लेक्चर्स में, उसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि इलीगल एग्रीमेंट क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज़ तभी बनती है जब उसमें उसके इसेंशियल एलिमेंट्स हों। ठीक है, सो उस इसेंशियल एलिमेंट्स में एक ये भी ऑब्जेक्ट था, एक ये भी पॉइंट था कि लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लीगल कंसिडरेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर एक एग्रीमेंट में कंसिडरेशन लीगल नहीं है, कि आप अगर किसी का मर्डर करने की किसी को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, बी को आप पैसे दे रहे हैं सी का मर्डर करने के लिए, तो वो क्या है, एक एग्रीमेंट है जो कि कभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकता, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है और जो आपको उसके बदले में मिल रहा है, पैसे देने के बदले में आपको मिल रहा है, आप किसी का मर्डर करवा रहे हैं, तो वो क्या है, एक एग्रीमेंट ही है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ठीक है, सो एक वॉइड एग्रीमेंट तो ये है ही है, लेकिन अगर ये परफॉर्म हो जाए तो इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फॉर एनी क्वेरीज, एनी डाउट, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी एंड आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मोर ओवर, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, @m कटारिया। वेल, यहाँ पर मोस्टली पोस्ट जो हैं वो मेरे दूसरे चैनल से रिलेटेड हैं, लेकिन आप अपने डाउट्स तो यहाँ पर पूछ ही सकते हैं। ठीक है, ये है मेरी इंस्टाग्राम का यूज़र नेम जो कि मैंने यहाँ पर दे दिया है, और आप मुझे नीचे इसका मैं आपको लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वेल, यहाँ पर मेरा दूसरे चैनल का ही पोस्ट हैं ज़्यादातर, तो दूसरे चैनल का लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ओके गाइज, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड या गाइज कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।